कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की नर्सरी तैयार करने की वैज्ञानिक तकनीक भाग 1। आंवला के बाग में समसामयिक प्रबंधन कार्य। पशु आहार में बाईपास प्रोटीन के महत्व पर जानकारी। खरीफ मौसम में धान की बात करें तो इसकी खेती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में की जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य तो धान का कटोरा भी कहा जाता है और वर्तमान समय इसकी नर्सरी तैयार करने का चल रहा है। तो किसान भाइयों, आप धान की नर्सरी तैयार करते समय कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारा ये अंश। धान की स्वस्थ नर्सरी तैयार करने की तकनीक। किसान भाइयों, धान की सफल खेती का मुख्य आधार स्वस्थ नर्सरी, उन्नतिशील प्रजातियां तथा इसकी खेती में समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधन कार्य हैं, जैसे खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन तथा सिंचाई है, जिसको हम सही तरीके से करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और आज के अंश में हम बताएंगे कि धान की स्वस्थ नर्सरी कैसे उगाए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, स्वस्थ नर्सरी सफल खेती का आधार है। तो आइए पहले जानते हैं अपने प्रदेश हेतु धान की उन्नतिशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं। नर्सरी की तैयारी मृदा, सिंचाई, जल की उपलब्धता, अन्य समसामयिक कार्यों पर निर्भर करती है, जिसके अनुसार धान की नर्सरी मुख्य रूप से 3 विधियां प्रचलित हैं। वेट नर्सरी, जिसे गीली विधि नर्सरी भी कहते हैं, दूसरी ड्राई नर्सरी यानी कि सूखी नर्सरी, तथा तीसरी देपांग नर्सरी, जिसे मैट नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, वेट या गीली विधि काफी प्रचलित है।
इस प्रकार नर्सरी तैयार करने के लिए खेत को सूखी अवस्था में 2 से 3 बार जुताई कर देना चाहिए तथा जुताई के समय 4 टन गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। जुताई कर गोबर की खाद को खेत में अच्छी तरह से मिला दें और मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं। उसके बाद तैयार नर्सरी क्षेत्र में 2-3 इंच तक पानी भरकर खेत में पडलर चलाकर एकदम मुलायम बना लेते हैं। खेतों में पडलर को 3 बार 5 दिन के अंतराल पर चलाना चाहिए और इस बात का ध्यान रहे कि नर्सरी की अंतिम लेवलिंग के पहले नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करके लेवलिंग का कार्य संपन्न करें। इसके बाद नर्सरी बेड तैयार करना चाहिए जिसका आकार 1 से 1.5 मीटर चौड़ा, 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तथा लंबाई अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। यदि आप प्रति एकड़ खेत की रोपाई करना चाहते हैं तो आपको 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी बेड तैयार करें। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नर्सरी न ज्यादा घनी हो न ही ज्यादा बिरली। साथ ही यदि नर्सरी ज्यादा घनी है तो जिंक की कमी के कारण खैरा रोग का प्रकोप देखा जाता है। साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि ज्यादा पानी के जमाव के कारण पौधे की जड़ें सड़ने की संभावना रहती है। बीज चयन एवं बीज की मात्रा। यदि आप धान की 1 एकड़ की रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए महीन धान की 12 किलोग्राम, मध्यम धान हेतु 14 किलोग्राम और मोटे धान हेतु 16 किलोग्राम तथा संकर धान की 2 से 3 किलोग्राम की प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। और अगर जिन किसान भाइयों के पास उसर खेत है उनके नर्सरी हेतु बीज की मात्रा 1.25 गुनी करनी चाहिए। बीज उपचार। किसान भाइयों, बीज की खरीदारी किसी प्रमाणित संस्था से ही करें या फिर यदि आप घर का बीज बो रहे हैं तो बीज को अवश्य ही उपचारित कर लें। इसके लिए कार्बेंडाइजम या थीरम से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करें। बीज उपचारित करने से बीज जनित रोगों से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ अगर हम धान के बीजों को 10% नमक के घोल में उपचारित करेंगे तो हल्के व अस्वस्थ बीज ऊपर आ जाएंगे, जिसको छानकर आप अलग कर लें। यह ध्यान रखें कि जो बीज बो रहे हैं उनकी न्यूनतम अंकुरण क्षमता 80% रहनी चाहिए। धान के बीज को रात भर भिगोकर 24 से 36 घंटे जूट के बोरे में ढककर छाये में रख दें ताकि बीज अंकुरित हो जाएं। इसके बाद किसान भाइयों, अंकुरित बीजों को एक समान रूप से बेड पर छिड़क दें। किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में गालमिस तथा तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जाता है उस जगह नर्सरी बेड पर कार्बोफ्यूरान 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। बीजों की बुआई के 10 दिनों बाद थीप्स तथा तना छेदक कीट से बचाव हेतु 200 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस या 250 ग्राम कार्बारिल प्रति एकड़ की दर से करें। नर्सरी में 2 से 3 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। बीज बुआई के 15 दिन बाद नर्सरी से मजदूरों की सहायता से खरपतवारों को निकलवाएं। किसान भाइयों, खैरा रोग से बचाव हेतु 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 8 किलोग्राम यूरिया 2.5 किलोग्राम चूने के साथ मिलाकर 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से पहला छिड़काव 10 दिन बाद करें तथा दूसरा छिड़काव 20 दिन बाद करना चाहिए। तथा सफेद रोग से बचाव हेतु 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 8 किलोग्राम यूरिया में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। और किसान भाइयों, इस प्रकार 24 से 30 दिनों में आपको धान की तैयार स्वस्थ नर्सरी प्राप्त हो जाएगी, जिसका रोपण कर आप रोग रहित स्वस्थ फसल का आधार रखकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप श्री विधि से धान की रोपाई करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत मात्र 2 किलोग्राम धान बीज प्रति एकड़ की जरूरत होती है। रोपाई के लिए नर्सरी मात्र 8 से 12 दिन का ही होता है। इस तकनीक द्वारा न केवल बीज की एवं समय की बचत होती है, बल्कि पारंपरिक विधि की तुलना में उपज भी अधिक होती है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य कम उत्पादन लागत एवं कम सिंचाई जल के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। 1 एकड़ मुख्य खेत की रोपनी हेतु 100 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है।
एवं इसे मुख्य खेत के आसपास या उसी खेत के किनारे 110 मीटर या 120 मीटर के क्रमशः 10 या 5 क्यारी बनाएं। इन क्यारियों को जमीन से 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनाकर चारों तरफ नाला बना दें। इन क्यारियों में 1:1 के अनुपात में मिट्टी एवं जैविक खाद को मिलाकर भर दें। इसके बाद बीज को समान रूप से 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर दर बिखेर दें। उसके उपरांत मिट्टी एवं खाद के मिश्रण को ऊपर से पतली परत डाल दें और पुआल से 2-3 दिनों के लिए ढक दें। प्रतिदिन क्यारियों में 2-3 बार हजारे से हल्का सिंचाई करें। इस प्रकार श्री विधि से रोपाई के लिए मात्र 8 से 12 दिन में नर्सरी पौध तैयार हो जाती है। कल इस अंश को जारी रखते हुए बताएंगे धान की सूखी नर्सरी एवं मैट नर्सरी के तैयार करने के तकनीक के बारे में। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसानों के पास आंवले का बाग है, उनको आगे आने वाले समय में अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि वो अभी इनके बाग में कुछ समसामयिक कार्यों को अमल में लाएं। तो इसमें किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर NK सिंह। किसान भाइयों, जैसा कि अभी अपना ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और जिन किसान भाइयों ने आंवले के बाग लगाए हुए हैं, उन किसान भाइयों को इस समय जैसा कि है कि आंवले में छोटे छोटे भ्रूण निकल के और विकसित हो चुके हैं छोटे, तो ऐसे में अपने पेड़ों की सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं किसान भाइयों की तमाम तरह के कीट और बीमारियों में आंवले को नुकसान होता है। किसान भाइयों, इसके अलावा जो मुख्य बातें इनको ध्यान देने योग्य है जो आंवले के बाग हैं, कि अपने खेत की साफ़ सफाई रहना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक खेत साफ़ नहीं रहता है तमाम तरह के कीड़े बीमारियां इसमें पनपते रहते हैं। मेड़ों को साफ़ रखें, खेत को साफ़ रखें और समय समय पर निदाई गुड़ाई भी करना अत्यंत आवश्यक है। और जहाँ तक गर्मी के दिनों में अपन सिंचाई की जो भी करते हैं उसको बनाए रखने के लिए, नमी को बनाए रखने के लिए पलवार हो गई आपकी, मल्चिंग जिसको बोलते हैं, पलवार, सूखी पत्ती, घास का पैरा, गन्ने का पैरा, इन सब से अपन जो है इसको चारों तरफ थाले बना के और अगर बिछाते हैं तो इससे नमी बनी रहेगी और अपने आंवले के झाड़ स्वस्थ रहेंगे। किसान भाइयों, साथ ही साथ बरसात से पूर्व अपने जो भी पेड़ हैं उनमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य अवश्य करें। किसान भाइयों, जहाँ तक कीटों की बात है, आंवले में जो सबसे ज़्यादा कीटों से नुकसान होता है उसमें माहू हो गया, जैसिड हो गया, और इनके द्वारा जो क्षति होती है तो जो छोटे छोटे फल लगते हैं उनको भी कीट और पत्तियों पे रस चूसते हैं, तो उससे उनको नुकसान होता है, फल गिरने लगते हैं, जो छोटे छोटे फल लगे रहते हैं आंवले की झाड़ पे। तो इसके नियंत्रण के लिए पहले तो अपन जैविक विधि पे ध्यान दें। तो उसके लिए अपन जो नीम की निम्बोली होती है, तो इसको अगर आप जैसे गर्मी के समय में इसको एकत्रित कर लें और 40 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से इनको पीस के और इसमें एक पूरी रात 8 से 9 घंटे तक इसको भिगो के रखते हैं पानी में। उसके बाद कपड़े से इसको छानते हैं ताकि इसका अर्क जो है उसमें निकल जाए। और इस प्रकार से 4% का नीमगिरी का अर्क जो होता है उसका अपन छिड़काव करते हैं। तो इससे अपने जो भी कीट हैं, ये माहू है और जैसिड्स हैं, इनकी अपनी रोकथाम कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाती है तो अपन जो कीटनाशक जो दवाएं बाजार में उपलब्ध है उसमें डाइमेथोएट जो दवा है या मेटासिस्टाक्स दवा है, इनका छिड़काव करते हैं। 15 लीटर पानी में 2 ml की दर से घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरे जो कीट होते हैं वो छाल भक्षी कीट होते हैं। जब आप अपने बागान में जाएंगे, बागों में, तो देखेंगे कि उसमें कहीं कहीं जाले बने रहते हैं और कहीं कहीं जो पौधे में जो तने में सुरंग बनाती हैं ये छाल भक्षी कीट। तो इनको अपन ध्यानपूर्वक देख लें, जहाँ जहाँ छेद बनते हैं वहाँ वहाँ अपन क्या करते हैं, जो स्पोक होती है, जो तीली होती है, उससे अपन छेद में उसमें अंदर डाल के और उसको कीड़ों को मारते हैं। साथ ही साथ अपन चाहें तो मिट्टी के तेल रुई के फाहे में डुबो के, और डाइक्लोरोवास दवा आती है, या तो उसमें उस रुई के फाहे को डुबो के
है और उसके अंदर भर के और ऊपर से मिट्टी का लेप लगा देते हैं। तो इससे क्या है, अपने जो तने के अंदर जो छाल बच्ची कीट रहते हैं उनका नियंत्रण हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है कि अपन चूने का जो होता है कि इसको अपन पूरे तने के ऊपर पेस्टिंग करते हैं, जिससे इसका नियंत्रण होता है। किसान भाइयों, जो आंवले में दूसरी समस्या है गाल मिज कीट की। ये क्या होते हैं कि तनों में आप देखेंगे कि छोटी छोटी गांठें बनाते हैं और वो गांठ का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसी में जो कीट होते हैं इनके अंडे जो है पनपते रहते हैं, फिर उसमें से वयस्क निकलते हैं और उनके द्वारा भारी क्षति की जाती है इसमें। तो इसको अपन ध्यानपूर्वक देखना है और जहाँ तक संभव हो सके तो अपन जो भी दवाएं बताई गई है अभी उनका छिड़काव करें और अगर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो वहाँ से शाखाओं को काट के और अलग कर देना चाहिए। और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो भी दवाएं हैं अपनी क्लोरोपाइरीफास है और डाइमेथ्यूएट है, कॉन्फिडोर दवा आती है, इमिडाक्लोप्रिड, इनका छिड़काव करना चाहिए। बकरी पालन व्यवसाय को लाभकारी तभी बनाया जा सकता है जब आप इनके खान-पान और रख-रखाव के साथ-साथ इनमें आने वाली समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान रखें। और बकरियों में आने वाली समस्याओं में से एक है घींघा की समस्या, जिससे बकरियों का विकास प्रभावित होता है। तो बकरियों में घींघा से बचाव और निदान पर जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. शुक्ला। बकरियों में बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, परजीवी रोग या फफूंद से फैलने वाले रोग। लेकिन उनमें से कुछ रोग हैं जो कि खनिज लवण की कमी से भी होते हैं। खनिज लवण की कमी से होने वाला एक घेंघा रोग है। घेंघा रोग या इसको हम ग्वाइटर कहते हैं। ये रोग आयोडीन तत्व की कमी से होता है। इस रोग के होने का मुख्य कारण है रक्त में आयोडीन तत्व की कमी का माना जाना है, जिसके कारण जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी दैहिक क्रिया निष्क्रिय हो जाती है और इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त में असंतुलित हो जाते हैं, जिससे बकरियों की चयापचयी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। इस रोग में बहुत से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है गले के नीचे पाई जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। तो कई बार ये दूर से ही देख करके पता चल जाता है कि इस पशु की या इस बकरी की या इस बकरी मेमने की ग्रंथि बढ़ी हुई है। प्रमुख लक्षण जो है वो बकरियों में या मेमनों में पाए जाते हैं। उसमें वृद्धि ठीक नहीं होती है, उनका वजन ठीक से नहीं बढ़ता है, पशु बहुत कमज़ोर होता है, पशु जो है थकान महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है, नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है, चर्म रोग, इस जो खाल है उसके ऊपर रोग हो जाते हैं, चेहरे पर जो है बालों का गिरना, चेहरे की आभाहीनता या एनीमिया या जैसे रक्त की कमी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में गिरावट, जो तंत्रिकाएं हैं उनमें भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में पशु जो है या बकरियां जो है या मेमने हैं वो लड़खड़ा कर चलते हैं, कपकपी पैदा हो जाती है और बकरियां कई बार गाभिन भी नहीं होती हैं। रोग के निदान के लिए रोग रक्त में T3, T4 और TSH हार्मोन की मात्रा ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमको ब्लड का जो सैंपल है, जो खून का रक्त का नमूना है, वो लेबोरेटरी में भेजना पड़ता है, प्रयोगशाला में भेजना जाता है और वहाँ पे रक्त की जांच होती है और उससे पता चल जाता है कि इस बकरी में या इस पशु में जो है थायराइड रोग है या नहीं है। रोग का उपचार बहुत ही आसान है, रोग की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में आयोडीन की कमी है वहाँ पर पशुओं को नमक में आयोडीन मिला करके देना चाहिए या मिश्रण संतुलित आहार देना चाहिए और उसमें मिनरल मिक्सचर या जो खनिज लवण मिश्रण है उसका प्रयोग करना चाहिए। जिसे कोलाइडल आयोडीन है वो पानी में घोल करके जो ग्रसित पशु हैं, जो बकरी या मेमने हैं, उनको पिला सकते हैं। लेकिन ये थोड़े दिनों से काम नहीं चलता है, इसमें कम से कम 3 से 4 महीने तक आयोडीन का घोल पिलाना चाहिए। यदि हार्मोन की कमी हो गई है तो उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन आता है, उसकी मात्रा जो है 2.5 से 5 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से रोज खिलाते हैं और कई बार ऐसे पशुओं को ये जीवन पर्यंत खिलाना पड़ता है। खनिज लवण या आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करेंगे, उनके दाने में देंगे, उनके चारे में देंगे, तो उससे बकरियां इस रोग से ग्रसित नहीं होंगी और उनका उत्पादन अच्छा होगा, उनका वजन सही होगा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर।
पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि लगभग 70% खर्च दुधारू पशुओं के आहार पर होता है। ऐसे में यदि इनको बाईपास प्रोटीन आहार के रूप में दिया जाए तो इन पर होने वाले आहार के खर्च को कम किया जा सकता है। परंतु इसे पशुपालक कैसे बनाएं और पशुओं को कब और कितनी मात्रा में खिलाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज लवानिया। अपने जो जुगाली करने वाले पशु हैं, चाहे वो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनका जो पेट होता है, स्टमक जिसे कहते हैं, वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, जैसे र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ये जानवर की अपनी फिजियोलॉजी है जो जुगाली करने वाले हो। अब नॉर्मली अपन दाना खिलाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होती है, मिनरल्स, विटामिन्स भी होते हैं। ये सारी महंगी महंगी चीज़ें अपन खिला रहे हैं। अब ये जो बाईपास प्रोटीन का जो टेक्नोलॉजी है, ये जो खल अपन जो खिला रहे हैं, चाहे सरसों की है, अलसी की है, मूंगफली की है, ये जानवर को प्रोटीन की आपूर्ति के लिए खिलाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब अपन इन खलों को पशु आहार में मिक्स करके खिलाते हैं तो जो खल का फर्मेंटेशन है या डिग्रेडेशन है वो पशुओं के पेट, यानी कि जिसको र्यूमन कहा जाता है, उसमें होता है। जब र्यूमन में डिग्रेडेशन होता है या फर्मेंटेशन होता है तब उससे मिलने वाली जो एनर्जी है उसका लॉसेस या हास बहुत ज़्यादा होता है। जब तक अपन इस मिलने वाली एनर्जी का जो लॉसेस हो रहा है हीट इंक्रीमेंट HI के रूप में, इसको अपन जब तक कम नहीं कर पाएंगे तब तक इसका अपन यूजफुल उत्पादन के कार्यों में नहीं ले पाएंगे। यूजफुल उत्पादन कार्य में नहीं ले पाएंगे मतलब कि ना तो उस एनर्जी को अपन ग्रोथ के लिए काम में ले पा रहे हैं और ना ही अपन उसको दूध उत्पादन के लिए काम में ले पाएंगे। अब अपन को ये कोशिश करी जाए कि जो प्रोटीन इतना महंगा जो पार्ट है पशु आहार का, उससे जो एनर्जी मिलती है उसका पूरा उपयोग अपन कर पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो सामान्य तरीके से जो प्रोटीन का जो फर्मेंटेशन होता है, जो र्यूमन के अंदर होता है, उसको र्यूमन में फर्मेंट नहीं करा के या डिग्रेड नहीं करा के सीधे तौर पे उसको एबोमेजम या ट्रू स्टमक जिसको कहा जाता है, वहाँ उसका हम फर्मेंटेशन करा पाते हैं। तो उससे जो मिलने वाली एनर्जी है उससे करीब 15 से लेके 20% तक दूध उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। और अगर अपन ऐसे फीड को जो बाईपास प्रोटीन वाला फीड है, अगर किसी ग्रोइंग एनिमल को खिला रहे हैं, पाड़ी को खिला रहे हैं या हीफर को खिला रहे हैं, भड़वार वाले जानवर को खिला रहे हैं, तो करीब 30 से लेके 40% तक उनके ग्रोथ में या वृद्धि में बढ़ोतरी संभव है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इसका बाईपास प्रोटीन का फीड तैयार कर सकते हैं। बाज़ारों में हालांकि बाईपास प्रोटीन युक्त पशु आहार मिल रहा है, लेकिन एक पशुपालक अगर जो राशन जो बना रहा है वो अपने घर पे भी तैयार कर सकता है। वो कैसे तैयार कर सकता है? इसमें करना क्या होता है, अगर पशुपालक भाई अपने खेत पे भी या अपने बाड़े में भी करना चाहे अपने पशुओं के साथ में, तो खल को आपको 4% फॉर्मलिन के साथ ट्रीट करना है। उस खल को ट्रीट करने के पहले खल को आपको मिक्स करना, ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड करके नहीं, उसको अपन 4% फॉर्मलिन से ट्रीट कर देते हैं और 3 दिन अपन उसको एनारोबिक कंडीशन में बंद कर देते हैं ताकि पूरी तरह से वो रसायन
फीट पर काम कर सके। इसके उपरांत फिर अपन उसको निकाल के और थोड़ी देर हवा में रखने के बाद, ताकि उसकी जो गंध है फॉर्मेलिन की वो बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर अपन अपने जानवर को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो केक सामान्यतः र्यूमन में जो पचती है वो र्यूमन में से पच ना कर वो सीधे सीधे र्यूमन से बाईपास होती हुई और ट्रू स्टमक एबोमेजम में चली जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करकबेल, जिला नरसिंहपुर के कृषक सत्येंद्र पटेल ने। इनकी भिंडी की फसल में पीला मोजेक रोग तथा फल छेदक कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है, या इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो सत्येंद्र जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भिंडी में लगने वाले रोग एवं कीड़े के बारे में बताना चाहूँगा। मुख्य रूप से भिंडी की फसल में पीला मोजेक रोग लग जाता है। इस बीमारी जो है वायरस के कारण से होता है, लेकिन इसको फैलाने वाले जो कीड़े हैं, जो सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, इस छोटे छोटे मक्खी रहते हैं, इस मक्खी के द्वारा ये बीमारी जो है फैलता है। इसका जो फैलाने का तरीका है, जैसे जो इफेक्टेड जो प्रभावित पत्तियां हैं, जो पीले कलर के पत्तियां हैं, उसको चूसकर जो स्वच्छ पत्तियां हैं उसको चूसते हैं, तो उससे एक जो प्रभावित पत्तियों से दूसरे स्वस्थ पौधे में वो फैलते रहता है। इस कारण से इसके जो है रोकथाम के लिए हमको सबसे पहले कीड़े का रोकथाम करना चाहिए। इसके लिए जो है किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा, इस कीड़े के रोकथाम के लिए रोगर दवाई, जो डाइमेथोएट रासायनिक नाम है, इसके नाम से, रोगड़ के नाम से आता है। इसका जो मात्रा है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसमें किसान भाइयों को जैसे 1 लीटर पानी में 1 ml दवाई के हिसाब से घोल बनाकर इसका जो छिड़काव करके इस सफ़ेद मक्खी का रोकथाम कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर जहाँ कहीं अगर शुरुआत ये इस टाइप का पीला मोजेक का शुरुआत होता है, तो किसान भाई से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ भी ऐसा शुरुआती दिखाई देने लगे, उस पौधे को या पत्तियों को उखाड़कर बाहर लेकर उसको जलाकर या दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। भिंडी में लगने वाले मुख्य रूप से कीड़े हैं, ये फली छेदक कीड़े हैं। फली छेदक इसके बाद जैसे फली आ रहा है और फली आने के बाद जो है उसमें फल में छेद करते हुए और फल को नुकसान पहुंचाते हुए फली छेदक कीड़े दिखाई देंगे। इसके रोकथाम के लिए जो है किसान भाई विशेष रूप से बाजार में उपलब्ध रहता है फेम करके दवाई। इस फेम दवाई को 5 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव कर इस फली छेदक हैं इसकी रोकथाम जो है कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी करें। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की नर्सरी तैयार करने की वैज्ञानिक तकनीक भाग 2। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।